हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी सर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए, जिलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के जितने भी 33 जिले हैं उनका अपन एक एक जिलों के बारे में संपूर्ण जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं चूरू के बारे में। तो चूरू जिला दर्शन आज का अपना जो टॉपिक होगा, चूरू के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जितनी भी तमाम भर्तियां, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, हाई कोर्ट हो, जितनी भी भर्तियां हैं उनका अपने को जीके पढ़ने से पहले, टॉपिक तैयार करने से पहले थोड़ा थोड़ा सभी जिलों के बारे में भी अपने को आना चाहिए। जो मुख्य मुख्य जिलों की जो बातें हैं वो अपने ध्यान में होनी चाहिए। तो उसी को लेकर के मैं आज ये स्टार्ट किया है मैंने आपके लिए जितने भी जिले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चूरू जिला के बारे में। और चूरू के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन घंटी का निशान है उसको भी आप जरूर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपन जानते हैं, देखो आज चूरू के बारे में। तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर चूरू का मानचित्र बनाया है, उनके बारे में अपन संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो चूरू की स्थापना की बात कर लेते हैं। चूरू की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले बात करें स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में कब हुई थी? 1620 ईस्वी में। स्थापना किसने की थी? चूहड़ा जाट ने की थी। किसने की थी? चूहड़ा जाट के द्वारा, या हम कह सकते हैं इसको चूहरू जाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। देखो नाम से पता लग जाएगा आपको इसका कि चूरू जिले की स्थापना किसने की थी? चूहड़ा जाट ने की थी। कब की थी? 1620 ईस्वी में। कब की थी? 1620 ईस्वी में। तो सबसे पहले अपन इसके थोड़ा सा परिचय के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें, देखो ये कौन से संभाग में आता है? तो संभाग में कौन से में आता है? ये बीकानेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में ही आता है, ठीक है। कौन संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। तो 4 जिले आते हैं, उसमें चूरू कौन से में आ गया? बीकानेर संभाग में आ गया। अब देखो इसकी बात करें और कि स्वतंत्रता के समय ये जो चूरू जिला था वो किसका भाग था? तो ये बीकानेर रियासत का भाग था। स्वतंत्रता के समय ये किसका भाग था? बीकानेर रियासत का भाग। पहले स्वतंत्रता से पहले ये किसका भाग था? बीकानेर रियासत का भाग था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता से पहले बीकानेर रियासत का भाग था। ये बीकानेर रियासत का भाग, बीकानेर रियासत का भाग था ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले ये बीकानेर रियासत का भाग था। अब बात करें, देखो चूरू जिला कब शामिल किया गया? तो एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को जो अपना एकीकरण हुआ था उस समय इसको चूरू जिले का दर्जा मिला था। तो दर्जा इसको कब दिया गया? चूरू जिले का दर्जा इसको कब दिया गया? 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के समय जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसी समय इसको दर्जा दे दिया गया। किसका? चूरू जिले का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये मुख्य बात हो गई। अब देखो सबसे पहले स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1620 ईस्वी में चूहड़ा जाट के द्वारा की गई। कौन से संभाग में? बीकानेर संभाग में आता है। तो ये स्वतंत्रता से पहले अगर बात करें तो ये बीकानेर रियासत का ही भाग था। अब देखो इसको चूरू जिले का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1956 को। और किस समय? एकीकरण के समय इसको दर्जा दिया गया। अब देखो इसकी कुछ बातें हैं, मुख्य बातें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें हवेलियां हैं और इसमें दूर दूर तक टीले फैले हुए हैं। तो
टीलों के लिए ये प्रसिद्ध है, दूर दूर तक फैले टीलों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये ताड़ छापर जो अभ्यारण्य है उसके लिए भी चूरू जिला क्या है, प्रसिद्ध है। ताल छापर जो अभ्यारण्य है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अपन सारी जानकारी जानेंगे, यहाँ के मेले कौन कौन से लगते हैं, त्योहार कौन कौन से हैं, यहाँ की हवेलियां कौन कौन से, तो ये सभी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी डिटेल है वो समझ में आ जाए। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। चौड़ा जाट बीकानेर, स्वतंत्रता से पहले बीकानेर रियासत का भाग, और 1 नवंबर जब एकीकरण हुआ था अपना 1 नवंबर 1956 को, तो उसी समय इसको दर्जा दिया गया था चूरू जिले का। अब बात करें, देखो इसके जो है ये सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। सर्वाधिक 2-4 मुख्य बातें पहले ही अपन चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला ये जिला है, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है ये भी ध्यान रखेंगे, मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्दियों में यहाँ पर सर्वाधिक सर्दी और गर्मियों में यहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। सर्दियों में सर्वाधिक सर्दी और गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल इसका कितना है, क्षेत्रफल इसका कितना है ये बात कर लेते हैं। 16,830 वर्ग किलोमीटर, 16,830 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। 16,830 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। हालांकि क्षेत्रफल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये ऊपर वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसमें कितनी तहसीलें आती है, तहसीलें कितनी है, 7 तहसीलें हैं। जैसे यहां पर कौन कौन सी हैं, देखो सरदारसर, तारानगर, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ और बिदासर, ये कितनी है, 7 तहसीलें। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 हैं। ये विद्यासर नहीं है, इनको छोड़ करके 6 जो तहसीलें हैं, तारानगर, सरदारसर, राजगढ़ या सादुलपुर कह सकते हैं, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़, ये 6 क्या है, विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 7 इसमें तहसीलें हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। आ गई होगी बात समझ में। तो ये मुख्य बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। देखो 1620 ईस्वी में इसकी स्थापना चौहरा या चूहरू नामक जाट ने की थी। संभाग कौन से में, बीकानेर में आ जाता है। स्वतंत्रता से पहले बात करें तो बीकानेर रियासत का भाग था, और इसको चूरू जिले का दर्जा कब दिया गया, 1 नवंबर 1956 को, जब अपना राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय इसको चूरू जिले का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर, क्यों कि गर्मियों में या सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दियों में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। तो सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक जो स्थान है गर्म स्थान, तो वो कौन सा जिला है, चूरू जिला। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो गर्म और स्थान या जिले की बात करें तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, चूरू, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सर्वाधिक गर्म जिला है ये सर्वाधिक, और ये गर्म स्थान भी है सर्वाधिक, तो ये भी आप मुख्य बातों में ध्यान रख सकते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो यहाँ के अपन पढ़ेंगे कौन कौन से यहाँ पर मेले लगते हैं, कौन कौन से यहाँ पर त्योहार आते हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो ये सारी बातें अपन यहाँ पर जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं, देखो यहाँ के जो आपके मुख्य त्योहार और जो मेले हैं, मेले कौन कौन से लगते हैं, मेले त्योहार, ठीक है, मेले और त्योहार। तो यहाँ पर मुख्यतः जो 4 मेले यहाँ के मुख्यतः मेले हैं 4। तो सबसे पहला है बभूता सिद्ध का मेला, बभूता सिद्ध का मेला, बभूता सिद्ध का मेला, ठीक है, बभूता सिद्ध का मेला। इसके बाद में है गोगा जी का मेला,
गोगा जी का मेला, ठीक है। तीसरा है सालासर बालाजी का मेला, सालासर बालाजी का मेला, ठीक है। और चौथा है सावा का गुरुद्वारा का मेला, सावा गुरुद्वारा मेला। ये 4 मेले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो बभूता सिद्ध का मेला ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये चंगोई तारानगर, चंगोई तारानगर, देखो ये तारानगर है। तो यहाँ पर ये जो बभूता सिद्ध का मेला, कौन सा मेला, बभूता सिद्ध का मेला, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बभूता सिद्ध का मेला, बभूता सिद्ध का मेला कहाँ पर, चंगोई, चंगोई नाम के स्थान पर लगता है। ये कहाँ पर है, तारानगर में, तारानगर। और ये कब लगता है, भादवा सुदी सप्तमी को लगता है, भादवा सुदी या भाद्रपद जिसको बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, सप्तमी को ये मेला लगता है। कहाँ है ये, चंगोई तारानगर में। तो बभूता सिद्ध का मेला कहाँ पर है, ये तारानगर में लगता है, चंगोई तारानगर में। और कब, भादवा सुदी सप्तमी को, भादवा सुदी सप्तमी को लगता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अगला, गोगा जी का मेला। तो ये गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है, ददरेवा में लगता है। कहाँ, ददरेवा, चूरू में लगता है ये गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है, ददरेवा में लगता है। कहाँ पर, ददरेवा, यहाँ पर ददरेवा है, तो ददरेवा में लगता है ये, ददरेवा में, ठीक है। और कब लगता है, ये भी भादवे में ही लगता है, भाद्रपद, भाद्रपद, ठीक है। कृष्ण नवमी, कृष्ण पक्ष की जो नवमी है, नवमी को लगता है, ठीक है। या इसको हम गोगा नवमी भी कह सकते हैं, गोगा नवमी, गोगा नवमी के दिन लगता है ये मेला, ठीक है। और तीसरा है सालासर बालाजी मेला। तो ये सुजानगढ़ के अंदर लगता है, सालासर बालाजी मेला, सालासर बालाजी मेला, बालाजी का मेला, ठीक है। ये कहाँ पर लगता है, सालासर में लगता है। सालासर कहाँ पर है, सुजानगढ़ में, सभी आप जानते भी हैं, मंदिर आपने यहाँ पर देखा ही होगा, ठीक है। ये कब लगता है, चैत्र व आशोज, अश्विनी माह की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के दिन लगता है। चैत मास और आशोज माह, चैत और आशोज जिसको हम बोलते हैं, तो उस पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ में भरता है, सालासर है, सालासर नामक स्थान के ऊपर, ठीक है। यहाँ सालासर नाम का स्थान है, तो वहां पर ये बढ़ता है सालासर, ठीक है। उसके बाद में चौथा है सावा गुरुद्वारा मेला। ये चूरू जिले के अंदर है, सावा गुरुद्वारा मेला, ठीक है। एक है चूरू में, कौन सा है, सावा गुरुद्वारा मेला, गुरुद्वारा मेला, ठीक है। सावा गुरुद्वारा मेला है, ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये भरता है। तो ये 4 यहाँ के मुख्य मेले हैं। और अगर सावा गुरुद्वारा मेले की अगर बात करें, तो राज्य का, सिखों का राज्य में सबसे बड़ा मेला है, सिखों का राज्य में सबसे बड़ा मेला, राज्य में सबसे बड़ा मेला सावा में बढ़ता है, ये सबसे बड़ा मेला,
ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो 4 यहाँ के प्रमुख मेले हैं जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोगा जी का मेला कहाँ पर? ददरेवा चूरू के अंदर। भादवा कृष्ण नवमी को बढ़ता है। सावा गुरुद्वारा कार्तिक पूर्णिमा को सावा चूरू में। सालासर बालाजी का मेला 2 महीने में, एक चैत्र अश्विनी में, चैत्र मास में, और एक आसोज मास जो अश्विनी है उसकी पूर्णिमा को ये बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद में बात करें बभूता सिद्ध चंगोई तारानगर में कब? भाद्र शुक्ल सप्तमी को। ठीक है। तो ये 4 यहाँ के प्रमुख मेले हैं। अब देखो यहाँ के मंदिरों की बात करते हैं कि यहाँ के मंदिर कौन कौन से हैं। मंदिर कौन कौन से हैं? ठीक है। तो मंदिरों की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य मंदिर कौन कौन से? देखो, एक तो सबसे प्रमुख मंदिर है सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी का मंदिर जहां पर ये मेला बढ़ता है। सालासर बालाजी का मंदिर कहां पर है? ये यही है सालासर बालाजी का मंदिर, बालाजी मंदिर। ये सालासर बालाजी यहां पर मंदिर है। ये देखो यहां पर मंदिर है। ये सालासर बालाजी का यहां पर मंदिर है। ठीक है। अब देखो थोड़ी सालासर बालाजी की मंदिर की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1754 में। स्थापना कब हुई थी सालासर बालाजी के मंदिर की? स्थापना 1754 में। ये कहां पर है? सुजानगढ़ में है, सालासर के अंदर है। यहाँ पर सालासर और सालासर कहां पर है? कौन तहसील में? सुजानगढ़ में। तो 1754 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना इसकी किसने की थी? मोहनदास ने की थी। महात्मा थे मोहनदास, उन्होंने की थी। महात्मा कौन थे? मोहनदास जी ने इसकी स्थापना की थी। मोहनदास जी ने। देखो इसकी स्थापना के बारे में कुछ बातें कही गई है कि जो आसोटा गांव है, कौन सा गांव? आसोटा गांव के कौन थे? महात्मा मोहनदास जी थे। आसोटा गांव के। कहां के थे? आसोटा गांव के थे। ये आसोटा के थे मोहनदास जी। ये क्या कर रहे थे? अपने खेत के अंदर जुताई कर रहे थे खेत की। तो उस समय वो हल चला रहे थे। हल चलाते समय उनका हल है वो नीचे टकराया। तो उसने सोचा कि मतलब कोई पत्थर वगैरह, तो उसने वहां पर खुदाई की। और खुदाई करने पर वहां पर एक मूर्ति निकली। और मूर्ति निकली तो वहां उस मूर्ति पर किसकी मूर्ति थी? बालाजी की मूर्ति थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उस मूर्ति को लेकर के आए। कहां पर? सालासर के अंदर। सुजानगढ़ सालासर में ला करके उन्होंने वहां पर स्थापना कर दी। और ये एकमात्र जो भारत के दाढ़ी मूछ वाले, कैसे? दाढ़ी मूछों वाले बालाजी है। इनकी एकमात्र जो भारत में अगर बात करें तो दाढ़ी मूछों वाली मूर्ति यहीं पे पाई जाती है। दाढ़ी मूछों वाले बालाजी कहाँ पाए जाते हैं? सालासर के अंदर पाए जाते हैं। सालासर के अंदर है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, दाढ़ी मूछों वाले। अब देखो बात करें इस मंदिर की, तो महात्मा मोहनदास जी ने आसोटा के थे और मूर्ति ला करके कहाँ पर स्थापना करती? सालासर के अंदर स्थापना करती। तो दाढ़ी मूछों वाले ये बालाजी हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसके पास में एक मंदिर और है, अंजनी देवी। इनकी माता है अंजनी। तो अंजनी माता का यहाँ पास में ही मंदिर है। यहाँ पास में एक मंदिर और है जिसका नाम है अंजनी माता का मंदिर। इनकी माता जी हैं। थोड़ी सी दूर है इनसे अंजनी माता का मंदिर। अंजनी माता का मंदिर है। ठीक है। यहाँ पास में ही अंजनी माता का मंदिर है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जो आपके बालाजी का मंदिर है, ठीक है, तो दाढ़ी मूछों वाले और तिलक लगाए हुए ये मूर्ति है यहाँ पर बालाजी की। और बात करें तो
तो ये मुख्य बातें हो गई इनकी, ठीक है। और इसके अंदर एक जाल का वृक्ष का पेड़ भी है, जाल वृक्ष का यहाँ पर इसमें एक पेड़ है, जाल वृक्ष का यहाँ पर पेड़ है इस मंदिर में, जाल वृक्ष का। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब इसके नारियल वगैरह बांधा जाता है तो ऐसी मान्यता है कि इस पर अगर कोई नारियल वगैरह बांधते हैं तो उसकी मनोकामनाएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। तो ये दो मंदिर हो गए, सालासर बालाजी का मंदिर और एक अंजनी माता का मंदिर। यहाँ पर मेला भरता है चैत्र और आशोज माह की पूर्णिमा को, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं अगले मंदिर की। तो अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर कौन सा है, गोगा जी का मंदिर। कहां पर, गोगा जी का मंदिर। देखो यहां पर है, चूरू में है, ददरेवा में। ये मैं इधर बता देता हूं, ये यहां पर मंदिर है चूरू में, ठीक है, गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर कहां पर है, चूरू में, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी, ठीक है, या सिद्ध मेड़ी भी कह सकते हैं इसको, शीर्ष मेड़ी, ठीक है, गोगा जी का मंदिर है। अब देखो इसको शीर्ष मेड़ी क्यों कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये गोगा जी का जो मंदिर है ये कहां पर है, ददरेवा के अंदर है। कहां पर है, ददरेवा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ददरेवा में है। ददरेवा कहां पर है, चूरू में है। तो इसको क्या कहते हैं, शीर्ष मेड़ी कहते हैं। कि कहा जाता है कि जो गोगा जी थे वो गोरक्षक थे, गायों की रक्षा करने के लिए जो मुस्लिम लुटेरे थे जैसे महमूद गजनबी, उनके साथ उसने क्या किया था, युद्ध किया था। महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। उस समय लड़ते हुए उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो उनका जो शीश है, उनका शीश है वो तो जाकर के कहाँ गिर गया था, ददरेवा, जहाँ पर उसकी क्या है, जन्म स्थली है। और उसकी धड़ है जो नीचे वाला स्थान है, जैसे ऊपर का जो शीर्ष भाग है, ये जो शीश है, ये जो शीश है ये तो कहाँ गिर गया था, यहाँ ददरेवा में। और उनकी जो धड़ है, जिनको हम धड़ कहते हैं, धड़ की बात करें तो ये धड़ कहाँ गिरी थी, ये हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में गिरी थी। कहाँ पर, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ऐसी मान्यता है कि वहां पर इनको ले जाया गया था, नौहर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, जहां पर क्या है, गोगा मेड़ी का मंदिर है। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी। तो गोगा मेड़ी कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। गोगा मेड़ी और गोगा जी का मंदिर कहां पर है, ददरेवा में, ठीक है। तो यहां पर इनकी धड़ गिरी थी। तो गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी कहां पर हो गई, नौहर हनुमानगढ़ में। आ गई होगी बात समझ में। तो गोगा मेड़ी का मंदिर कहां पर हो गया, नौहर हनुमानगढ़ में, मेड़ी का मंदिर, ये आपको ध्यान में रखना है। आ गई होगी बात समझ में। अब देखो थोड़ा गोगा जी के बारे में आपको बता देता हूं। जो गोगा जी थे उसकी जो माता का नाम जेवर, पिता बांछल, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जेवर बांछल। और पत्नी का नाम केमल दे या रानी दीमल भी इसको बोलते हैं। और इसके जो गुरु थे वो कौन थे, गोरखनाथ थे, गुरु गोरखनाथ थे इनके। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसकी घोड़ी का जो नाम है वो है नीली घोड़ी, इसको गोगा बप्पा भी कहा जाता है, ठीक है। दो इसके मंदिर हो गए मुख्यतः, एक ददरेवा चूरू के अंदर और एक नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी का कहाँ हो गया, नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का मंदिर कहाँ हो गया, जिसको हम शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। और जो धड़ गिरी इसको क्या बोलते हैं, धुर मेड़ी, इसको क्या कहते हैं, धुर मेड़ी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मंदिर हो गया। अब देखो एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर, यहाँ सुजानगढ़ में ही है। ये यहाँ पर मंदिर है, सुजानगढ़ के अंदर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर,
तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा, सोहनलाल जानोदिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा स्थापना की गई थी, सोहनलाल जानोदिया के द्वारा। मुख्य यही था, सोहनलाल जानोदिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कहाँ है? सुजानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ठीक है, तो ये प्रमुख यहाँ के क्या हो गए? मंदिर हो गए। प्रमुख यहाँ के मंदिर हो गए। अब बात करते हैं, देखो यहाँ की हवेलियां कौन कौन सी हैं? हवेलियां, तो ये मंदिर हो गए, उसके बाद में हवेलियां यहाँ की कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो सबसे मुख्य यहाँ की हवेली है सुराणा की हवेली। सुराणा की हवेली किसके द्वारा स्थापना की गई थी? सुराणा परिवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सुराणा परिवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस हवेली की बात करें तो ये 6 मंजिली हवेली है। 6 मंजिल हवेली है ये। ठीक है, और इसको अगर बात करें तो इसको हवा महल कहा जाता है। जैसे इसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। दरवाजे व खिड़कियां हैं। 1100 इसमें दरवाजे और खिड़कियां हैं। 6 मंजिली हवेली है। सुराणा की हवेली कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। सुराणा परिवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी हवेलियां हैं जिसके नाम मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पर जो दानमल चोपड़ा की हवेली, दानमल चोपड़ा की हवेली है। ठीक है, उसके बाद में कन्हैयालाल बागला की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो और भी यहाँ पर मुख्य हवेलियां हैं। तो हवेलियों में बात करें तो दानचंद, या इसको दानमल भी कह सकते हैं, या खेमका की हवेली भी यहाँ पर, खेमका व पारखों की हवेली भी है। खेमका व पारखों की हवेली, है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर कुछ छतरियां हैं तो 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, जिसको हम क्या कहते हैं? सेठ की छतरी कहते हैं। सेठ की छतरी, ये भी यहीं पे सेठ की छतरी। टकने तो की छतरी, तो ये यहाँ पर कुछ छतरियां और कुछ हवेलियां हैं। तो दानमल चोपड़ा, कन्हैयालाल, ठीक है, सुराणा की हवेली, और कोठ्यारी की हवेली भी यहीं पे। कोठ्यारी की हवेली, एक कोठ्यारी की हवेली और है, कोठ्यारी की हवेली। इसमें प्रमुख हवेली सुराणा की हवेली, यही एग्जाम में पूछा जाता है। 6 मंजिला और हवा महल के समान है। 1100 इसमें दरवाजे और क्या है? खिड़कियां हैं। तो ये यहाँ चूरू जिले की कौन कौन सी हो गई? हवेलियां हो गई। दानमल चोपड़ा की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली, खेमका व पारखों की हवेली, 8 खंभों की छतरी जिसको सेठ की छतरी और टकनेतों की छतरी ये इसको कहा जाता है। अब देखो बात करते हैं यहाँ की प्रमुख जो दर्शनीय स्थान है। चूरू जिले के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं?
दर्शनीय स्थान। चूरू जिले के जो दर्शनीय स्थान है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो चूरू का किला, चूरू का किला जिसको चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है, चांदी के गोले दागने वाला, गोले दागने वाला किला, दागने वाला किला कहा जाता है। ठीक है, चांदी के गोले दागने वाला इसको किला कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1739 में इसको बनाया गया था। 1739 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके द्वारा ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। अब देखो इसकी बात करते हैं तो ये कहां पर है? चूरू जिले के अंदर ही है। ठीक है, अब इसको चांदी के गोले दागने वाला किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीकानेर के थे सूरत सिंह, बीकानेर के जो महाराजा शासक हुए थे सूरत सिंह ने, तो इन्होंने क्या किया था? यहां चूरू के किले पर क्या कर दिया गया था? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया था। और यहां का शासक कौन था उस समय? शिव सिंह था। यहां का शासक कौन था? शिव सिंह था। ठीक है, अब यहां पर गोला और बारूद है वो समाप्त हो गए थे। तब यहां पर क्या किया गया था? चांदी के गोले दागे गए थे। क्या किए गए थे? चांदी के गोले यहां पर दागे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी कारण इसको चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है। एक बार फिर बता देता हूं, 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक बार यहाँ पर आक्रमण कर दिया गया था। किसके द्वारा? सूरत सिंह के द्वारा। बीकानेर के शासक थे और यहाँ पर उस समय शासक थे शिव सिंह थे। तो उनके पास गोला बारूद है वो समाप्त हो गया था और गोला बारूद समाप्त होने के कारण उसने क्या किया था? चांदी के गोले दागे थे। इस कारण इसको चांदी का गोला दागने वाला किला कहा जाता है। इसके बाद में एक किला और है, बीनादेसर का किला। कौन सा किला है? बीनादेसर का किला। बीनादेसर का किला भी है चूरू के अंदर। ठीक है, रतनगढ़ के पास में है। रतनगढ़ जो बीनादेसर हैं तो उनके पास में 1757 में दुल्ले सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया था। 1757 में निर्माण किसने करवाया? दुल्ले सिंह ने इसका निर्माण करवाया। दुल्ले सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये दो प्रमुख यहाँ के किले हैं। तो यह ध्यान रखना, चूरू का किला और जो कौन सा? बीनादेसर का किला। दोनों ही एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे दर्शनीय स्थानों की बात करें तो देखो, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है? सुजानगढ़ में। सुजानगढ़, छापर सुजानगढ़ में है। छापर नाम के स्थान पर ही है सुजानगढ़ के अंदर। छापर जो कस्बा है यहाँ का सुजानगढ़ के अंदर, वहां पर ये ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अब इसकी बात करें, प्राचीन नाम इसका क्या था? द्रोणपुर था। प्राचीन नाम क्या था इस स्थान का? प्राचीन नाम द्रोणपुर। द्रोणाचार्य की जन्मस्थली था, इस कारण इसका नाम क्या था? द्रोणपुर था। ठीक है, अब ये जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये काले हिरणों के लिए, ये आप सभी को पता है, काले हिरणों के लिए, काले हिरणों वह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना आपको, कुर्जा पक्षी और काले हिरणों के लिए, कुर्जा
पक्षी, कुर्जा पक्षी और काले हिरणों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करें इसको स्थानीय नाम क्या है, खिंचन। स्थानीय नाम इसको खिंचन कहते हैं। और यहाँ की प्रमुख जो घास है, यहाँ पर प्रमुख घास पाई जाती है जिसको बोलते हैं मोथिया, मोथिया। ठीक है, कौन सी है, मोथिया घास यहाँ की प्रमुख है। या एक प्रमुख है माचिया साइप्रस, माचिया साइप्रस रोटेंडेंस, ये प्रमुख यहाँ की क्या है, घास है, मोथिया और माचिया साइप्रस। तो काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाम सुना है सलमान खान, काले हिरणों के लिए। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा होगा, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, छापर सुजानगढ़ के अंदर है। ठीक है, और कुर्जा पक्षी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और मोथिया यहाँ पर घास पाई जाती है, इसको माचिया साइप्रस रोटेंडेंस यहाँ पर घास है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान हो गए। इसके अलावा यहाँ पर बिग्गाजी स्मारक भी है। क्या है, बिग्गाजी स्मारक है, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। ये हो गए चूरू जिले के दर्शनीय स्थान। अब देखो चूरू जिले कि अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या चूरू जिले की कितनी है, इसकी अगर बात करें तो 20,39,547, 20,39,547 यहाँ की जनसंख्या है। अगर यहाँ के लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात कितना है तो 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। अगर यहाँ के घनत्व की बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है तो 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की अगर साक्षरता की बात की जाए, साक्षरता यहाँ पर कितनी है तो 66.08%। पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर है 78.8%। और महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता यहाँ पर कितनी है 54%, 54% यहाँ पर महिला साक्षरता है। तो लिंगानुपात 940, घनत्व 147, 66.08, 78.8 और 54%। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और भी यहाँ पर मुख्य बातें हैं चूरू जिले की, तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ी सी मुख्य जो बातें हैं। तो ये तो मेन मंदिर, दर्शनीय स्थान, मेले, त्योहार, ये सारी बातें तो हो गई। अब देखो सर्वाधिक गर्मियों में सर्वाधिक गर्म और सर्दियों में सबसे ज़्यादा ठंडा, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला और सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे गर्म जो स्थान है वो भी कौन सा हो गया, चूरू हो गया। यहाँ महिलाओं के लिए एक मिनी बैग की स्थापना की गई है, वो कहाँ, सालासर के अंदर की गई है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, सालासर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अलक्य संप्रदाय, अलक्य संप्रदाय यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसकी जो प्रधान पीठ वो कहाँ पर है, अलक्य संप्रदाय की जो लालगिरी के लिए प्रसिद्ध है, लालगिरी जो है उनके लिए प्रसिद्ध है अलक्य संप्रदाय, जिन्होंने चलाया गया था लालगिरी के द्वारा। और बीकानेर के अंदर इसकी पीठ है। और इसका जो जन्म स्थान वो कहाँ पर है, सुलकनिया, चूरू के अंदर, सुलकनिया गांव है चूरू में, वहां पर है। और इसकी प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। प्रमुख पीठ लालगिरी जी की अलक्य संप्रदाय के द्वारा चलाया गया। यहाँ की जो लोक देवी है, चूरू जिले की जो लोक देवी है वो कौन सी है, मनसा देवी, लोक देवी, मनसा माता, मनसा माता, मनसा देवी यहाँ की लोक देवी है। ठीक है, मनसा देवी, लोक देवी, मनसा देवी यहाँ की लोक देवी है। और चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी नहीं है, नदी नहीं है, कोई भी चूरू के अंदर नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर दो ऐसे हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है, तो यहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर अन्य चीज़ों की बात करें
तो संगीतों का गढ़, संगीतों का गढ़ कहा जाता है। देखो, संगीतों का गढ़ किसको कहा जाता है? सुजानगढ़ को कहा जाता है। सुजानगढ़ को कहा जाता है संगीतों का गढ़। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर नाटा संग्रहालय है। नाटा संग्रहालय सरदार शहर में है। नाटा संग्रहालय, संग्रहालय ये कहाँ पर है? सरदार शहर में। यहाँ पर नाटा संग्रहालय है। नाटा संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ पर है? सरदार शहर में। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? सरदार शहर के अंदर है। और संगीतों का गढ़ और कन्हैयालाल सेठिया की क्या है? जन्म स्थान भी कहाँ पर है? सुजानगढ़ है, चूरू के अंदर ही है, सुजानगढ़ तहसील। तो ये सारी बातें क्या हो गई? चूरू जिले के बारे में हो गई। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने सारी लगभग यहाँ पर आपको बता दी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।